Hello everyone, my name is Aman and I am a student at Shivaji College pursuing BSc Honors Physics. Today we are going to unfold a very interesting topic which is concept of temperature. So let's discuss. सो टेम्परेचर एज अ बेसिक डेफिनेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर पता है या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता है तो हमें उसकी हॉटनेस या फिर कोल्डनेस के बारे में पता होगा. इट इज़ अ बेसिक डेफिनेशन. बट टुडे हम इसी टेम्परेचर की डेफिनेशन को थर्मोडायनेमिक अप्रोच से देखेंगे, उसे डिराइव करेंगे और उसके लिए हमें थर्मल इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ की जरूरत पड़ेगी. तो सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन देखें, जैसे कि मैं थोड़ा आपको बता ही चुका हूँ कि we can measure it as a hotness or a coldness of a body, but we prefer it as a measure of hotness as there are some reasons provided by statistical mechanics. अब ये कैसे हम हॉटनेस से क्यों डिफाइन करें? जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी क्रिस्टल का, तो मोलिकुलर लेवल पे देखेंगे कि जो वाइब्रेशंस हैं या फिर जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है उन्हें हम हॉटनेस से डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी क्रिस्टल है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसकी एटम्स के बीच में जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी या फिर उनके बीच में मोशन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, रेंडमनेस काफ़ी ज़्यादा होगी. तो उसे हम विद द हेल्प ऑफ हॉटनेस डिफाइन कर सकते हैं. इसी वजह से हम टेम्परेचर को एज अ मेजर ऑफ हॉटनेस ही मानते हैं एज कम्पेयर टू कोल्डनेस. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक अप्रोच टुवर्ड्स टेम्परेचर. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए पहले हमें टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हमें दो डेफिनेशंस की हेल्प लेनी होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. So for this, we consider a system A, which is defined by two thermodynamic coordinates x1 and y1, in which, as we discussed earlier, x1 is the displacement and y1 is the force which causes this displacement to occur. So जो सिस्टम ए है उसे हमने माना है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद अनदर सिस्टम बी, जो कि डिफाइंड बाय है थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स x1 डैश एंड y1 डैश. तो अगर अब हम कहें कि हम सिस्टम ए को एक ऐसा चेंज ला रहे हैं उसमें कि वो एक अपनी इस इक्विलिब्रियम स्टेट जो कि x1 y1 है उससे दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा x2 y2, which is also in thermal equilibrium with the same state of system B, which is x1 dash and y1 dash. और अगर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते जाएं आगे तो हम ये पाएंगे कि ऐसा होल स्टेट देयर इज अ होल सेट ऑफ स्टेट्स which occur in system में which all are in thermal equilibrium with system B. तो अगर हम कहें कि ये सारे स्टेट्स ऑफ सिस्टम में जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम बी की इस सिंगल स्टेट से, तो हम बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि कहता है कि अगर दो सिस्टम्स आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तीसरा सिस्टम भी पहले सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो बाकी के दो सिस्टम्स होंगे वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में अपने आप ही आ जाएंगे. तो उस हिसाब से अगर हम मान लें कि x1 y1 थर्मल इक्विलिब्रियम में है x1 डैश y1 डैश ऑफ सिस्टम बी के, और उसी से सिस्टम ए की कोई दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट x2 y2 जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है x1 डैश y1 डैश, जो कि सेम स्टेट है बी की, तो हम कह सकते हैं x1 y1 और x2 y2 जो है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ऐसे ही और भी स्टेट्स होंगी. तो ये जितनी भी स्टेट्स होंगी सिस्टम ए की, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ए की जितनी भी स्टेट्स है अगर हम इसे एक्स वाई ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो जो प्लॉट होगा उसे हम बोलेंगे आइसोथर्म. तो आइसोथर्म क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स इन विच ए सिस्टम, जो कि ये है सिस्टम ए हमने माना हुआ है, इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन स्टेट विच इज x1 डैश y1 डैश ऑफ अनदर सिस्टम, जो कि हमने माना हुआ सिस्टम बी. अब सिमिलरली हम ये जो चीज़ हमने सिस्टम ए के साथ कही वो हम दोबारा परफॉर्म करेंगे सिस्टम बी के साथ. तो एक्सपेरिमेंटली हम पाएंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स है x1 डैश y1 डैश x2 डैश y2 डैश etc, जो कि ऑल आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वन स्टेट x1 y1 ऑफ सिस्टम ए. तो इन्हें भी हम वैसे प्लॉट करेंगे, पर यहाँ पे x1 डैश y1 डैश ग्राफ होगा, तो यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे भी हमें एक आइसोथर्म मिलेगा, इसे हम आइसोथर्म डिफाइन करेंगे. तो अब यहाँ पे जो आइसोथर्म है इसे हमने माना था 1, जो कि जितने भी स्टेट्स थे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में थी x1 डैश y1 डैश से. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डैश जो डाला है, ये सारी इक्विलिब्रियम स्टेट्स सिस्टम ए की इस स्टेट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो फ्रॉम जीरोथ लॉ हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्टेट्स ऑन आइसोथर्म 1, जो कि पीछे सिस्टम ए की थी, ये आइसोथर्म 1,
are in thermal equilibrium with all states of isotherm 1 dash of system B, जो कि ये वाली है. Now, if the experiments are repeated with different starting conditions with system A and B, हम पाएंगे कि another set of states of system A जो है मिलेंगी हमें lying on curve second, just like जैसे कि first हमने कहा था वैसे ही second मिलेगी जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी सेकंड डैश के सिस्टम बी के. ऐसे ही और भी स्टेट्स मिलेंगी. सो इन दिस वे ए फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो कि हमने पीछे डायग्राम पर डिफाइन करा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हमें मिल जाएंगी ऑफ सिस्टम ए, एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली भी मिलेगी हमें सिस्टम बी के साथ. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट डैश के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सेकंड डैश के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड सो ऑन. तो ऐसे हमें एक फैमिली ऑफ आइसोथर्म्स मिल जाएंगे. अभी जितनी भी स्टेट्स हैं ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आइसोथर्म्स ऑफ ऑल सिस्टम्स हैव समथिंग इन कॉमन. दैट इज, अगर हम सिस्टम फर्स्ट और फर्स्ट डैश की बात करें तो हमने जैसे कि पहले डिफाइन कर चुके हैं कि फर्स्ट और फर्स्ट डैश आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो कुछ तो ऐसी कॉमन चीज होगी जो कि इन दोनों को डिफाइन कर पा रही है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है. सो द सिस्टम्स देमसेल्व्स मे बी सेड टू पोजेस अ प्रॉपर्टी दैट इंश्योर्स देयर बीइंग इन थर्मल इक्विलिब्रियम. जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट और फर्स्ट डैश के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या फिर कॉमन चीज होगी जो कि ये बता पा रही है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेम्परेचर. सो हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ जीरोथ लॉ एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि मेन डेफिनेशन है टेम्परेचर के निकल के आती है, जिसकी वजह से जो कि पूरी डेरिवेशन के बाद आती है वो ये है, द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी that determines whether or not a system is in thermal equilibrium with other system. जैसे कि मैंने बताया अभी यहाँ पे सेकंड और सेकंड डैश का ले लें कि इन दोनों में कोई तो चीज कॉमन होगी जो कि बता पा रही है कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है. वो क्या है, वो जो कॉमन चीज है या फिर वो कॉमन प्रॉपर्टी है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया है टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सिस्टम कंसिडर करा था सिस्टम ए, जिसकी जो कि डिफाइंड बाय था थर्मोडायनेमिक स्टेट x1 y1 का y1 से, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में थे विद अनदर सिस्टम डिफाइंड बाय स्टेट x1 डैश एंड y1 डैश. एंड फिर हमने सिस्टम ए को चेंज करा था उसके अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कि थी x2 y2 व्हिच इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द अनदर स्टेट x1 डैश y1 डैश ऑफ सिस्टम बी. ऐसे हमने बहुत सारे स्टेट्स निकाली थी सिस्टम ए की, जो कि सब एक थर्मल इक्विलिब्रियम में थी सिस्टम बी की एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से. फिर हमने सिस्टम में की सारी जो स्टेट्स थी उन्हें एक्स वाई ग्राफ पे प्लॉट किया था, उस प्लॉटिंग को आइसोथर्म बोला था. सिमिलरली हमने सिस्टम बी के साथ भी ये किया, उसकी जितनी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट्स आई जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में थी विद वन स्टेट ऑफ x1 y1 जो कि डिफाइन करता है सिस्टम ए को, उनको प्लॉट किया था, उसे भी हमने एक आइसोथर्म बोला था. यहाँ सिस्टम ए के लिए हमने 1 और यहाँ पे 1 डैश का यूज किया था. फिर हमने यहाँ पे आके फाइनली कहा कि 1 और 1 डैश में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी कॉमन होगी जो कि बताएगी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो कि डिफाइन किया था जीरोथ लॉ ने. जैसे कि मैंने बताया ये सारी थर्मल इक्विलिब्रियम की जो स्टेट्स हैं वो एक ही सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम बी के, और सिस्टम बी की भी जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक ही स्टेट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ऑफ सिस्टम ए के. तो जीरोथ लॉ से जो आइसोथर्म 1 और 1 डैश है वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. तो आपस में जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कोई प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए डिफाइन करने के लिए कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे है, तो उस प्रॉपर्टी को हमने टेम्परेचर डिफाइन करा. यहाँ तक तो हो गया. अब टेम्परेचर को एज अ स्केल हम कैसे यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में, हम उसको देखेंगे थोड़ा सा. तो सबसे पहले तो जो टेम्परेचर है जितने भी सिस्टम्स का वो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से बताया जा सकता है, और वो जो स्केलर क्वांटिटी वो डिफाइन होगी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से. जैसे कि अगर हम टेम्परेचर स्केल को एस्टेब्लिश करना चाहे तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी सेट ऑफ रूल्स को of a system, just like we can take height of a system as its scale. जैसे कि हम थर्मामीटर में करते हैं कि जस्ट लाइक मरकरी थर्मामीटर में कितनी हाइट में मरकरी जाती है, तो वहां से हम स्केल डिफाइन किया होता है कि हाँ भाई इतनी हाइट तक गई तो इस बॉडी का टेम्परेचर इतना होगा. तो हमने यही किया है, एक सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक को एक आइसोथर्म के लिए डिफाइन कर दिया, उसको एक वैल्यू दे दी, और फिर उसी किसी दूसरे आइसोथर्म को कुछ अलग वैल्यू दे दी. तो ऐसे इसे और अच्छे से ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए हमने एक थर्मामीटर में उसकी हाइट को उसका कैरेक्टरिस्टिक बना दिया है, और उस थर्मामीटर की हाइट के हिसाब से हमने टेम्परेचर का जो स्केल है वो हमने पहले से फिक्स कर दिया है.
तो मान लीजिए हमें किसी बेकर का टेम्परेचर निकालना है, बेकर के अंदर कोई सॉल्यूशन या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है जिसका हमें टेम्परेचर नापना है। तो जैसे हमें उसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो थोड़ी देर बाद जो टेम्परेचर के अंदर का लिक्विड है और जो बेकर के अंदर जो भी लिक्विड है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो उस थर्मल इक्विलिब्रियम में आते ही हम समझ जाएंगे यहाँ मरकरी और जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी लिक्विड है बेकर के अंदर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जो सेम टेम्परेचर है बेकर का वही मरकरी का है। मरकरी कैसे टेम्परेचर दिखाएगी? अपने हाइट के कैरेक्टरिस्टिक से, और जो कि हमने पहले से डिफाइन करा हुआ इसका टेम्परेचर स्केल। तो इस तरह से हमें किसी भी बेकर का जो है टेम्परेचर पता लग सकता है। हमने एग्जाम्पल भी इसका इसी तरह लिया हुआ है, पर यहाँ पे हमने 2 बेकर्स का यूज़ करा है। जैसे कि मान लीजिए हमें 2 बेकर्स दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो अब इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम इन दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में लाएँ बाय डायथर्मिक वॉल या फिर किसी भी तरह से कि पता लगा सके इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो टाइम के साथ कि फिर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल, हमारे पास एक स्केल्ड ग्लास कैपिलरी होगी जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है, और उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। जैसे लाइक यहाँ पे हमें मान लिया हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया था, बता चुका हूँ, थर्मामीटर को मान सकते हैं। तो उसमें हाइट जो है मरकरी कॉलम की वो टेम्परेचर को डिफाइन करेगी। तो अब मैंने सिस्टम ए में जो सिस्टम ए यहाँ पे हमने थर्मामीटर को माना है, तो सिस्टम ए को जब हम बी के साथ कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो हाइट है वो चेंज होगी, या तो बढ़ेगी या फिर थोड़ी, जो भी उसके हिसाब से जो टेम्परेचर होगा वो होगा। अब सेम जो है हमें जो दूसरा बेकर दिया हुआ है जिसके बारे में हम दोनों के बारे में पता लगाना है, बी और सी के बारे में, कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, हम सेम उसके साथ करेंगे। हम मरकरी जो सिस्टम ए है उसे वाटर सी में डालेंगे और देखेंगे क्या कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो कि यहाँ पे हाइट है उसमें चेंज आया। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि बेकर सी और बेकर बी जो है वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ये हमें बिना इनको कांटेक्ट में लाए पता चला है। पर आपको अब ये लग रहा होगा कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि हम किसी भी बेकर का टेम्परेचर ऐसे ही नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। बट जब पहले थर्मामीटर्स नहीं थे और तब इस बात का पता लगाना कि 2 अलग अलग बेकर्स हैं, उनका सेम टेम्परेचर है विदाउट कॉन्टेक्टिंग देम, काफ़ी बड़ी बात होती थी। पर अब तो ये सारी नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे टेम्परेचर स्केल्स भी बन चुके हैं, अलग अलग केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट वगैरह में। तो अब ये इतनी कोई खास बड़ी बात नहीं है। पर जब इनका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था टेम्परेचर स्केल्स का, तब इस बारे में पता लगाना काफ़ी बड़ी बात थी। तो यहाँ पे हमारा जो है डिस्कशन ख़त्म होता है टेम्परेचर पे, जो जिसमें कि हमने किया थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और ज़ीरोथ लॉ का यूज़ करके हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया। Listening me, you can also give your feedback and suggestions at my Gmail ID, and the link for the discussion above, which is in PDF form, is this.